हाँ जी बेटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन के बारे में, जो कि होता है बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। और उसके बाद हमने एक फार्मूला किया था म्यू इज इक्वल टू C/V, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है जी। अब इस फार्मूले को हमने आगे डिराइव किया था, अगर दो मीडियम्स का हमें निकालना है, मान लीजिए μ2/μ1 निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 निकालना है, तो ये फार्मूला आया था हमारे पास V1/V2 या λ1/λ2। इस तरीके से हमने ये फार्मूला लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है ना। अब में हम जो नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में फर्स्ट लॉ तो ये कहता है कि जो आपकी इंसिडेंट लाइट है, ठीक है, इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन, वो सेम प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट लाइट, रिफ्रैक्टेड लाइट और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और सेकंड जो इसका इम्पोर्टेंट लॉ है, या जो हम कहेंगे मैथमेटिकल लॉ है, वो है इसका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है इसका, स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या इसको बोल देते हैं इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक ही बात है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ठीक है। देखो, जैसे अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं, ये मेरे पास मान लीजिए रेयर मीडियम है, ये मान लीजिए डेंसर मीडियम है, तो ये आपकी लाइट इंसिडेंट हुई, इसका हम एंगल ले लेते हैं I, ठीक है जी। रेयर से डेंसर जा रही है, टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगी, तिवारी साहब, रामधन तिवारी जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, ठीक है। तो अगर आप इस फॉर्मूले को आगे एक्सपेंड करोगे तो कैसे लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर μ1 sin I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ2 sin R, ऐसे लिख सकते हो। तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ऊपर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख रहे हैं तो इसका साइन ऑफ एंगल लिख लो और मल्टीप्लाई कर दो। इसको लिख रहे हो तो इसको μ2 को लिखो और इसका साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लिखो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो क्या बनेगा, ये μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। इस तरह से हमने लिखना है, ठीक है ना। ये इसके लिखने का तरीका। अगर डिवाइड में लिख रहे हो तो μ2 के सामने अपोजिट साइड का, अपोजिट मीडियम का साइन ऑफ एंगल लिखा जाएगा, और μ1 के सामने अपोजिट साइड का साइन ऑफ एंगल लिखा जाएगा। अगर डिवाइड में लिख रहे हो तो इस तरह से लिखोगे, मल्टीप्लाई में लिख रहे हो तो μ1 और उसका एंगल, साइन ऑफ एंगल उस साइड का, और μ2 और उस साइड का एंगल, साइन ऑफ एंगल। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो। ये आपका स्नेल्स लॉ है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं इसको। ये क्या कहता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, ठीक है ना। ये इसने स्नेल्स ने ही बताया हमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 होगा, वही साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होगा। तो यहाँ पर μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हो गई है। हमारे दो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हैं। जैसे क्वेश्चन करें अगर यहाँ से, देखो जैसे आपको ये बोल दिया कि ये आपका नॉर्मल है, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये रेयर जो है ना एयर है, यहाँ पर एयर मीडियम है ये, और ये डेंसर मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे दिया, मान लेते हैं म्यू की वैल्यू दे दी √2 मान लेते हैं, चलो ठीक है ना। और ये एंगल में मान लेता हूँ 45, थोड़ा सॉल्व हो जाएगा इसलिए मैं 45 ले रहा हूँ उसको। रेयर से डेंसर आ रहा है, टुवार्ड्स द नॉर्मल आएगा, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया कि R बताओ कितना होगा, ठीक है ना। R आपसे इन्होंने पूछ लिया, तो R का आंसर कैसे करोगे। अब यहाँ पे देखो क्या बताया था आपको, इसको लिख रहे हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान लो, तो क्या लिखूँगा मैं, μ1 sin 45
इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर, म्यू टू साइन आर लिख लिया ऐसे, म्यू वन साइन 45 इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर। अब म्यू वन ये तो एयर है, अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होता है, ठीक है ना। साइन 45 हो जाएगा आपका 1/√2, ठीक है जी, इज इक्वल टू म्यू टू ये दे रखा है आपको √2, ठीक है ना, ये √2 दे रखा है। और साइन आर जो है वो हमें निकालना है, तो ये √2 इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इज इक्वल टू साइन आर, ठीक है। अब साइन आर कितना होता है 1/2, जब आर की वैल्यू कितनी होती है 30 डिग्री होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हो। एक और क्वेश्चन कराता हूँ, देखो जैसे अब देखो ये क्या ले लेते हैं भाई, हमारे पास एक ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये मैं बोल रहा हूँ पी क्यू और ये मैं बोल रहा हूँ आर एस, ठीक है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन, इसका म्यू टू और इसका फिर से म्यू वन। ये ग्लास स्लैब वाला जैसा केस बन गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये नॉर्मल है हमारा, ये लाइट इंसिडेंट हुई, इसने एंगल बनाया I1, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये लाइट आ गई यहाँ पर, ये हो गया एंगल, ये वाला जो एंगल है ये मैं बोल देता हूँ R1 है। यहाँ पर फिर से नॉर्मल डालेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा आपका R1 ही आएगा, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल होगा ये R1 ही होगा, अपोजिट एंगल वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। और ये लाइट ऐसे चली गई, ठीक है, और इसका एंगल ये हो गया आपका एंगल ऑफ एमर्जेंस, ठीक है ना। इस ई क्यों लिख दिया मैंने, क्योंकि लाइट यहाँ से बाहर आ गई ना, तो इसको हम बोल रहे हैं ERGENC, एमर्जेंस एंगल, इसको हमने ऐसे लिख दिया एमर्जेंस एंगल। और आपसे ये पूछ रहा है कि ई बताओ कितना होगा, ई आपसे पूछ रहा है, तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाओ, पहले इस पी क्यू पे स्नेल्स लॉ लगाओ, तो पी क्यू पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या बनेगा म्यू वन साइन I1 इज इक्वल टू म्यू वन नहीं आएगा इस बार, म्यू टू साइन R1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरीके से इस पर लगा दो स्नेल्स लॉ, इस पर लगाओगे तो क्या होगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, ठीक है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन ऑफ एंगल, तो ये हो जाएगा म्यू वन साइन ई। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस में म्यू टू साइन R1 और म्यू टू साइन R1 एक चीज़ सेम है ना, तो ये दोनों भी क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा म्यू वन साइन I1 इज इक्वल टू म्यू वन साइन ई, तो म्यू वन से म्यू वन कैंसिल हो गया। और अगर साइन I इज इक्वल टू साइन ई है आपका, तो डेफिनेटली जो I होगा वो किसके बराबर होगा, E के बराबर होगा, ये प्रूव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना है, इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो केस है देखो, ठीक है, चलो मैं इस पर इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो केस है हमारा, नेक्स्ट है उसमें हम रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का करेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। देखो रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ, यानी क्या होता है बेटा कि पानी की वजह से या किसी भी मीडियम चेंज की वजह से किसी भी कंटेनर की जो एक्चुअल डेप्थ होती है वो हमें दिखाई नहीं देती, उससे थोड़ी सी कम दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। देखो ज़रा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। ये मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, ये वाला, और इसमें मैंने पानी भर रखा है, ठीक है, और मैं इस डेप्थ को देख रहा हूँ। तो डेप्थ से आने वाली लाइट जो होगी वो पानी से होती हुई फिर एयर में आएगी और फिर मुझे दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो जब लाइट का मीडियम चेंज होता है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, यहाँ से चली लाइट पानी और पानी से फिर एयर में, तो लाइट का पाथ चेंज हो गया, ठीक है ना। और लाइट के पाथ चेंज होने की वजह से जो होगा वो हमें ये टैंक की जो रियल डेप्थ होगी R, वो रियल डेप्थ ना दिखाई देकर इसकी अपेरेंट डेप्थ दिखाई देगी। अपेरेंट डेप्थ मान लेते हैं यहाँ तक होगी, इस टैंक की ये डेप्थ हमें फिर दिखाई देगी बजाय इस टोटल के,
इसको मैं बोल रहा हूँ रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। तो एक लाइट तो हम यहाँ पर नॉर्मल इंसिडेंस करा देते हैं। नॉर्मल इंसिडेंस कराएंगे तो जैसे लाइट आएगी वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 0 डिग्री। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। ये आपको मैंने पहले भी बताया था कि अगर मीडियम चेंज हो रहा है और लाइट हमारी नॉर्मल इंसिडेंस हो रही होगी तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों ही 0 डिग्री होंगे, ठीक है ना। दूसरा, यहाँ पर एक और लाइट रिटर्न बैक हो रही है, ठीक है ना, दूसरी एक और लाइट यहाँ से गई, तो ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है जी। ये एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ लिख देता हूँ, ये एंगल हो गया आई। अब ये एंगल अगर आई है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई ही होगा ना, क्योंकि ये अपोजिट एंगल वाली आइडेंटिटी लगी, ये आई है तो ये भी कितना होगा, आई होगा। अब लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, क्योंकि ये आपका एयर मीडियम है और ये आपका वाटर मीडियम है, ठीक है ना। तो लाइट जा रही है डेंसर से रेयर, तो ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इस तरह से जाएगी, ठीक है जी। अब बेटा देखो, एक लाइट यहाँ से चली और इस डायरेक्शन में जा रही है, एक लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कहीं पर भी नहीं मिलेंगी। और मैंने आपको बोला था कि इमेज तब बनती है जब दो लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर एक पॉइंट पर आकर मिले, ठीक है ना, रिफ्लेक्ट बैक होकर एक पॉइंट पर आकर मिले। पर ये तो रिफ्लेक्ट बैक जब हो रही है तो ये तो इस तरह जा रही है, तो यहाँ पर रियल इमेज तो बनेगी नहीं। अगर इमेज बनती है तो वो वर्चुअल बनेगी, और वो भी तब जब मैं इसको क्या करूँगा, बैक रिट्रेस करूँगा। ये देखो, मैं इसको यहाँ पर बैक रिट्रेस कर रहा हूँ। ये जो मेरी रिफ्लेक्टेड लाइट थी, इस पॉइंट को मैं O बोल देता हूँ, इस पॉइंट को मैं B बोल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा B डैश पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये मेरा, इसको मैं P बोल देता हूँ, इसको Q बोल देता हूँ, ठीक है जी। ये मैंने इसमें नाम रख दिया इन सब का, P Q, और चलो इसको R ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा B डैश। अच्छा, अब क्या होगा बेटा, अगर ये वाला एंगल आपका R बना है तो ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, R बनेगा, ठीक है जी। ये वाला एंगल भी R बनेगा। इसको मैं इमेजिनरी लाइन से मिला देता हूँ। अब देखो, मैं इसी ट्रायंगल को बाहर बना रहा हूँ अलग से, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये ट्रायंगल हमारी बन रही है कुछ इस तरीके से, लगभग ये वाली, ठीक है जी। ये एंगल R, ये एंगल I, ये आपका P, ये Q, ये B डैश, और ये आपका O, ठीक है ना। ये आपका अरेंजमेंट है यहाँ पर, ये वाला, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो ये तो आपका वाटर है और ये आपका एयर है, ठीक है जी। आप स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो स्नेल्स लॉ क्या होगा भैया, आपका स्नेल्स लॉ होता है साइन आई बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू एंगल ऑफ इंटू साइन ऑफ एंगल इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ साइन ऑफ एंगल, ये होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और साइन ऑफ एंगल, ऐसे किया जा रहा था। तो इस केस में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं μ1। तो यहाँ पर अगर मैं इस इंटरफेस की बात करूँ, ये वाला इंटरफेस है ना यहाँ पे, तो यहाँ पर μ2 साइन आई होगा और ये होगा आपका μ1 साइन आर। मैं लिख देता हूँ μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ1 नहीं μ2, ठीक है, μ2 साइन आई इज इक्वल टू μ1 साइन आर, क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और एंगल कितना है आई, तो μ2 साइन आई हो गया। इसी तरह से यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1 है, तो एंगल कितना है आर, तो ये हो गया μ1 साइन आर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक अजम्पशन लेंगे कि एंगल जो है ना, या पहले साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल लो, ठीक है ना। साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकाल लो। तो साइन आई की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन होता है आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। μ2 बाय μ1 इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई, या μ1 बाय μ2 लिखते तो साइन आई बाय साइन आर आ जाता, कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है ना। तो साइन आर यानी ट्रायंगल कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, क्यू बी डैश ओ, ठीक है जी। अब ये वाली क्या थी आपकी, अपेरेंट डेप्थ थी, और ये टोटल क्या थी आपकी, रियल डेप्थ थी, ठीक है।
और ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है। हमने लेना है साइन आर, साइन आर निकालना है। तो साइन आर क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेटा देखो ये तो हो गया बेस, क्योंकि थीटा भी यहाँ पर है और परपेंडिकुलर भी यहाँ पर है। तो ये तो हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, देखो ये परपेंडिकुलर है क्यू ओ, और हाइपोटेन्यूज कितना है, हाइपोटेन्यूज है आपका बी डैश ओ। तो लिख देते हैं क्यू ओ बाई बी डैश ओ, ठीक है। इनटू में क्या करना है हमने, साइन आई करना है, ठीक है ना। अब साइन आई क्या होगा यहाँ पर, देखो फिर से वही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो वही है ओ क्यू, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा इस बार पी ओ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पी ओ तो आ जाएगा ऊपर, और ओ क्यू या क्यू ओ क्या हो जाएगा नीचे, क्योंकि साइन आई है यानी डिनोमिनेटर में है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्यू ओ से क्यू ओ कैंसिल हो गया। ये क्या बन गया आपके पास, पी ओ बाई बी डैश ओ, पी ओ बाई बी डैश ओ, बी डैश ओ। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एंगल बहुत छोटा है तो पी ओ किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और बी डैश ओ किसके बराबर हो जाएगा, बी डैश क्यू के बराबर। अगर एंगल छोटा है तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, ये देखो ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी इस तरीके से, और ये वाली वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि अगर एंगल छोटा है तो ये असम्पशन लेनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज्यूम एंगल आर स्मॉल, ठीक है। तो पी ओ क्या था आपका, देखो पी ओ रियल डेप्थ थी आपकी, पी ओ आपकी रियल डेप्थ थी, और बी डैश ओ क्या थी आपकी अपेरेंट डेप्थ। तो क्या आंसर आया, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन, ठीक है। कर लोगे इसको यहाँ तक, चलो फिर नेक्स्ट।